बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें हैलोजन एज अ फंक्शनल ग्रुप के तौर पे एक्ट करता है वो अल्काइल हैलाइड्स कहलाते हैं। ये हैलोजन कौन से हो सकते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। क्लासिफिकेशन हम दो तरह से करेंगे जी इसकी। जो पहली क्लासिफिकेशन है हमारे पास वो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स होगी। अगर आपके पास ऐसा अल्काइल हैलाइड जिसमें सिर्फ एक हैलोजन प्रेजेंट है तो उसको आप मोनोहैलो अल्केन कहेंगे। एक ऐसा अल्काइल हैलाइड जिसके अंदर दो हैलोजन एटम प्रेजेंट हैं उसको आप डाई हैलो अल्केन कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल में आपको बॉक्स में नज़र आ रहे हैं 2x, दीज आर द हैलोजन। ट्राई हैलो अल्केन इज द थर्ड कैटेगरी इन विच 3 हैलोजन आर प्रेजेंट। यानी अगर 3 हैलोजन एटम अटैच होंगे तो उसको ट्राई हैलो अल्केन कहा जाएगा। दूसरी तरह से जो हम क्लासिफिकेशन है वो ये कर सकते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इन विच कार्बन लिंक टू हैलोजन एटम इज़ फर्दर लिंक टू 1 कार्बन ओनली। यानी एक ऐसा कार्बन जो कि हैलोजन के साथ अटैच है उसके साथ मज़ीद एक कार्बन अटैच है तो उसको हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहेंगे। और एक ऐसा अल्काइल हैलाइड जिसके अंदर वो कार्बन जो कि हैलोजन के साथ लिंक हुआ है वो मज़ीद 2 कार्बन के साथ अटैच होगा तो उसको हम सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कहेंगे, जैसे कि आप एग्जांपल में भी देख रहे हैं। और एक ऐसा अल्काइल हैलाइड जिसमें वो कार्बन जो कि X के साथ यानी हैलोजन के साथ अटैच है वो फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच हो तो उसको हम टर्शी अल्काइल हैलाइड कहेंगे। नेमिंग ऑफ अल्काइल हैलाइड यानी हम उनको अल्काइल हैलाइड्स को नाम कैसे देते हैं। कॉमन नेम्स, पहला सिस्टम जी कॉमन नेम्स। उसमें हम जो कार्बन चेन होगी उसको अल्काइल कंसिडर करेंगे और हैलोजन जो है उसको एज अ
रेडिकल या आयन कंसिडर करेंगे और उसको हैलाइड का नाम देंगे। तो हमारा जो नाम होगा वो दो चीज़ों पे मुश्तमिल होगा, अल्काइल प्लस हैलाइड। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है लेफ़्ट साइड पे CI3Cl, सो CI3 इज़ द मिथाइल एंड Cl इज़ द क्लोराइड, सो मिथाइल क्लोराइड। दूसरी तरफ आपके पास C2H5 है यानी CI3CH2, तो हम उसको इथाइल कंसिडर करेंगे और Cl को क्लोराइड। इसी तरीके से 3 कार्बन और एक ही सीक्वेंस में है तो ये N प्रोपाइल है और उसके सामने लगा हुआ है क्लोरीन, सो N प्रोपाइल क्लोराइड हो जाएगा। जबकि दूसरी तरफ राइट साइड पे क्लोरीन अटैच है सेंट्रल कार्बन के साथ, तो ये आपके पास होगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। नेक्स्ट जो सिस्टम है वो आईयूपीएक नोमेनक्लेचर है जो कि जनरल रूल सेट करेगा नेमिंग के लिए। वो रूल्स कौन कौन से? नंबर 1 इज़ द सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन कंटेनिंग हेलोजन, यानी आपने एक ऐसी हेलोजन चेन जो है वो सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर हेलोजन होगा और ये एक लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन होगी, यानी जिसमें कार्बन एक ही सीक्वेंस में आ रहे होंगे 1 to end। स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम द एंड टू विच हेलोजन जो कि फंक्शनल ग्रुप है दैट इज़ क्लोजर। आपने नंबरिंग उस तरफ से करनी है जहाँ से आपका हेलोजन जो कि फंक्शनल ग्रुप है वो करीब तरीन है। तो एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि हमारे पास सेकंड नंबर पे कार्बन है। अगर हम काउंट करें लॉन्गेस्ट चेन को फ्रॉम द लेफ्ट, फिक्स द नेम एज द लोकेशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप नेम प्लस करस्पॉन्डिंग नेम अल्केन नेम इज़ गिवन। यानी जो नंबरिंग है सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप को जो है वो नंबर देंगे, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखेंगे और उसके बाद अल्केन जो जितने कार्बन होंगे। इन केस ऑफ मोर देन वन सिमिलर फंक्शनल ग्रुप यूज प्रीफिक्स डाई ट्राई। अगर एक से ज़्यादा हैलोजन प्रेजेंट होंगे तो आप उसके लिए डाई ट्राई के प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि एग्जांपल में हमारे पास 2 क्लोरीन है तो हम यहाँ पे डाई क्लोरो यूज़ करेंगे। पोजीशन ऑफ ईच फंक्शनल ग्रुप इज़ रिटन सेपरेटली। हर फंक्शनल ग्रुप को अपने अलग-अलग नंबर देना है। जैसे कि अब एक ही कार्बन के ऊपर 2 क्लोरीन है तो हम इसको लिखेंगे 2,2, यानी दोनों क्लोरीन की पोजीशन भी अगर वो एक कार्बन पे भी अटैच है तब भी उनको सेपरेटली अटैच करना है। सो दिस इज़ द एग्जांपल जो हमने सेट रूल्स किए थे उन्हीं के अकॉर्डिंगली। सो 2,2 डाईक्लोरो ब्यूटेन। लॉन्गेस्ट चेन में हमारे पास 4 कार्बन है, सो ये ब्यूटेन आया। सबसे पहले हमने फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन जो कि सेकंड कार्बन पे 2 अटैच हैं तो 2,2, देन हमने डाईक्लोरो दैट इज़ द प्रीफिक्स। और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या होंगे जी हमारे पास? नंबर 1 इज़ फ्रॉम अल्कोहल, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद हैलोजन एसिड। आपने अल्कोहल लिया, यहाँ पे आपने मेथनॉल ली, उसको एक जनरल एसिड के साथ रिएक्ट किया दैट इज़ द मिनरल एसिड HX इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड जो कि कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करेगा। तो OH और H मिलकर वाटर बना रहे हैं और X जो है वो कार्बन चेन के साथ अटैच हो रहा है। सो हमारे पास इथाइल हैलाइड बनेगा। अब इसका मैकेनिज़्म हम डिस्कस करते हैं जी। सबसे पहले क्या होगा कि जो अल्कोहल होगी वो अपना लोन पेयर शेयर करेगी हाइड्रोजन की तरफ और हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगी HBr से, और आपके पास कार्बन चेन एंड ऑक्सीजन जो है वो 3 बॉन्ड बना रहा है, एक कार्बन के साथ और 2 हाइड्रोजन के साथ। दैट इज़ वाई एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है ऑक्सीजन के ऊपर और ब्रोमीन सेपरेट हो जाता है। नेक्स्ट केस में ब्रोमीन अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल ऑन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर जो कि डेफिशिएंट है इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी में। जब ये बॉन्डिंग बनाएगा तो उसी टाइम जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी विदड्रॉ करेगा और वाटर की सूरत में रिलीज़ हो जाएगा। तो ये 2 स्टेप्स थे इस रिएक्शन के। राइट जी, दिस इज़ द एथेनॉल CI3CH2OH।
और ये इंटरेक्ट करेगा HX के साथ। ऑन द राइट हैंड साइड दिस इज द HX। फर्स्ट प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीजन होगी एंड X के ऊपर नेगेटिव चार्ज, वाटर इज गेटिंग सेपरेटेड, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी उसने एक्सट्रैक्ट की। सो आपके पास जो राइट साइड पे कार्बन है इट जनरेट पॉजिटिव चार्ज, दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, और उसके ऊपर अटैक होगा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी का एंड इट जनरेट अ बॉन्ड विद ईच अदर। तो ये आपके पास जो है इथाइल हैलाइड बन जाएगा। ये जो डिपार्चर और लीविंग है ये एट द सेम टाइम जो है साइमल्टेनियसली होंगे। सेकंड मेथड जो है वो आप है थायोनाइल क्लोराइड के साथ। अल्कोहल को आपने रिएक्ट करवाया SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, और आपके पास अल्काइल हैलाइड बना, साथ में इसके सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज़ होगा और HCl बनेगा। अब यहाँ पे जो आपको एरो के ऊपर नज़र आ रहा है दैट इज़ द पायरिडीन। ठीक है जी। मैकेनिज्म, फर्स्ट स्टेप के अंदर जो है लोन पेयर ऑफ अल्कोहल इज़ कंट्रीब्यूटेड विद सल्फर ऑफ SOCl2। अब जबकि ऑक्सीजन जो है वो इसके साथ बॉन्ड बना रहा है तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी थी जो पाई इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी थी दैट इज़ शिफ्टेड टू द ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आया। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉनिक रीअरेंजमेंट हुई। सेकंड स्टेप के अंदर जो है जो पायरिडीन का लोन पेयर है दैट इज शेयर्ड विद द H, और वो H को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करता है, और जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में दैट इज शिफ्टेड ओवर द ऑक्सीजन, तो न्यूट्रलाइज करती है। तो आपके पास जो है इंटरमीडिएट दो प्रोडक्ट्स बन जाती हैं जी। थर्ड स्टेप के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक रीअरेंजमेंट होगी। क्लोरीन यहाँ से एक्सट्रैक्ट होगा, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी लेके डिपार्ट हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है जो कि नेगेटिव चार्ज की सूरत में आपको नज़र आ रही है ऑक्सीजन पे, दैट इज शेयर्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड सल्फ़र। तो सल्फ़र और ऑक्सीजन के दरमियान में डबल बॉन्ड बनेगा, और Cl जो है वो Cl नेगेटिव की सूरत में लीव कर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक रीअरेंजमेंट के रिजल्ट में हमारे पास नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो है वो क्लोरीन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, एंड कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है ये शिफ्ट होगी ऑक्सीजन और सल्फ़र के दरमियान। और तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि जो सल्फ़र और क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होगी, और क्लोरीन जो है वो अब क्लोरीन नेगेटिव की सूरत में जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगी वो अल्काइल क्लोराइड बनेगी, साथ में सल्फ़र डाइऑक्साइड बनेगा और क्लोराइड आयन बनेगा। ये जो क्लोराइड है ये हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा और ये HCl बनाएगा, और पायरिडीन जो है वो अगेन रीजनरेट हो जाएगी। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, सो क्लोरीन ने जब हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट किया सो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी शिफ्ट हुई नाइट्रोजन के ऊपर जिसने इसको न्यूट्रलाइज किया और पायरिडीन बना और साथ में HCl।
इस मेथड के अंदर हम फास्फोरस ट्राईहैलाइड या फास्फोरस पेंटाहैलाइड लेंगे और उसको रिएक्ट करेंगे अल्कोहल के साथ। तो जो OH है वो रिप्लेस होगा बाय द हैलोजन ग्रुप। फर्स्ट केस के अंदर आपने एथेनॉल को फास्फोरस ट्राईब्रोमाइड के साथ जब रिएक्ट करवाया तो इथाइल ब्रोमाइड बना और साथ में आपके फास्फोरस एसिड बना। सेकेंड रिएक्शन के अंदर जब आपने एथेनॉल को रिएक्ट करवाया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ तो आपके पास इथाइल क्लोराइड बना, साथ में फास्फोरस ऑक्सी ट्राईक्लोराइड बना और HCl। एन एक्सीलेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिंपल अल्काइल आयोडाइड। अब अल्काइल आयोडाइड की जो प्रिपरेशन है वो थोड़ा सा हटके होगी। दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड विद सोडियम आयोडाइड, यानी दूसरे जो आपके पास अल्काइल हैलाइड्स हैं उससे इसकी प्रिपरेशन होती है। लाइक अगर आपने अल्काइल क्लोराइड लिया है उसको सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाया तो आपके पास अल्काइल आयोडाइड बना और साथ में सोडियम क्लोराइड बना। इसी तरीके से अगर आपने अल्काइल ब्रोमाइड लिया और उसको सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाया तो अल्काइल आयोडाइड बना। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, हमारे पास कौन से अल्काइल हैलाइड्स जो हैं वो रिएक्टिव होते हैं। सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड, हमारे पास जो कार्बन अटैच होगा हैलोजन के साथ, क्योंकि हैलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है सो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और जो कार्बन होगा इट शुड जनरेट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे एक जो चार्ज सेपरेशन है वो एग्जिस्ट करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फ़र्क की वजह से। There are two main factors which govern the reactivity of alkyl halide bond, and these are the bond energy and the bond polarity। तो दो फैक्टर्स जो हैं वो रिएक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या करते हैं। नंबर वन इज़ द बॉन्ड एनर्जी, यानी जब आप CX बॉन्ड तोड़ेंगे तो कितनी एनर्जी रिलीज़ करती है, एंड सेकेंड इज़ द CX बॉन्ड पोलैरिटी। फर्स्ट हम ये डिस्कस करते हैं CX बॉन्ड एनर्जी, यानी वो बॉन्ड जो कि कार्बन और हैलोजन के दरमियान बना। अगर हमारे पास अल्काइल आयोडाइड है तो इस बॉन्ड की एनर्जी जो है वो 228 किलो जूल पर मोल होगी और बॉन्ड लेंथ जो है वो 213.9 पिकोमीटर होगी। अब इसमें आप ये देखते जाइएगा जब हम बाकी अल्काइल हैलाइड्स भी लेके आएंगे, लाइक अब ब्रोमाइड आ गया आपके पास, तो यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी 290 किलो जूल पर मोल और बॉन्ड लेंथ जो है वो 192.9 पिकोमीटर होगी। तो बॉन्ड लेंथ जो है वो आपके पास डिक्रीज़ करेगी और राइट बॉन्ड एनर्जी इज़ 346 किलो जूल पर मोल एंड बॉन्ड लेंथ इज़ 178.4 पिकोमीटर। तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज़ कर रही है, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है। In case of fluorides, this is the bond energy 467 kilojoule per mole and bond length is 138.5 picometer. So यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है एनर्जी रिक्वायर है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। So the order of reactivity may be, क्या हो सकता है, आयोडाइड्स, अल्काइल आयोडाइड्स आर मोर रिएक्टिव, क्योंकि उनकी जो बॉन्ड एनर्जी थी वो सबसे कम थी और बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा थी। तो अगर आपको एनर्जी कम चाहिए तो ईज़िली टूटेगा, सेपरेट होंगे वो दोनों और रिएक्ट कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अल्काइल फ्लोराइड हैविंग बॉन्ड एनर्जी ग्रेटर और वो लीस्ट रिएक्टिव है। तो इस तरीके से हम ऑर्डर को जो है वो इन्फर कर सकते हैं कि हमारे पास आयोडाइड्स आर मोर रिएक्टिव। दूसरा फैक्टर जो है वो हमारे पास बॉन्ड पोलैरिटी है। बॉन्ड पोलैरिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी, हम कंसिडर कर लेते हैं इस चीज़ को कि जितनी ज़्यादा चार्ज सेपरेशन होगी उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अगर आपके पास अटैकिंग जो स्पीशी है वो भी फेवर करेगी
चार्ज सेपरेशन एटम को, चार्ज सेपरेटेड एटम्स को। पोलैरिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स। ये हम पढ़ चुके हैं कि अगर दो एटम्स के दरम्यान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क होगा तो वो बॉन्ड जो है वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन is 4 while the carbon is 2.5, so difference is 1.5। अब बारी बारी हम उन चीज़ों को देखेंगे कि हमारे पास जो कार्बन फ्लोरीन जो बॉन्ड बना रहे हैं तो उसमें जो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो 1.5 है। सो नेक्स्ट हम चलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ क्लोरीन दैट इज़ 3 एंड कार्बन इज़ 2.5, सो द डिफरेंस इज़ 0.5। तो यहाँ पे आप जो नेट चार्ज सेपरेशन है वो कम हो गई है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फ़र्क की वजह से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ब्रोमीन इज़ 2.8 वाइल कार्बन इज़ ऑफ 2.5, सो डिफरेंस इज़ 0.3। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो फ़र्क है वो मज़ीद कम हो गया यहाँ पे। While the electronegativity of iodine may be 2.5 to 2.6 and the carbon is of 2.5, so difference may be 0 to 0.1। तो ये सबसे कम जो है वो पोलर होगा। So the order of reactivity in this case may be inversed, and the alkyl fluorides where there is more charge separation would be more reactive, should be more reactive, or then chlorides and then bromides and finally iodides जहाँ पे नेट सेपरेशन जो है, नेट चार्ज सेपरेशन वो इंतहाई कम है। सो ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो कि हमने बॉन्ड एनर्जी से निकाला था उसका ये इन्वर्स है। तो अब हम नेक्स्ट पे ये देखेंगे कि जो दोनों फैक्टर्स हैं वो किस तरीके से हमें एक कलेक्टिव किस्म का, एक फाइनल किस्म का जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी दे दें कि हमें पता चल जाए कि हमारे पास कौन से अल्काइल हैलाइड्स ज़्यादा रिएक्टिव हैं, कौन से कम। सो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, वी आर गेटिंग कन्फ्यूज्ड। हमारे पास दो डिफरेंट और ऑपोजिट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आ गए जब हमने बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड पोलैरिटी को कंसिडर किया। बट वी कंसिडर बॉन्ड एनर्जी इज़ मोर प्रॉमिसिंग फैक्टर्स। जो बॉन्ड एनर्जी है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है क्योंकि जितनी जल्दी बॉन्ड टूटेगा, एटम्स सेपरेट होंगे, उतने ही ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। सो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विल बी, तो हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कौन सा फॉलो करना है जो हमने बॉन्ड एनर्जी में देखा था। सो अल्काइल आयोडाइड्स आर more reactive than alkyl bromides, which in turn more reactive than alkyl chlorides, and which in turn more reactive than alkyl fluorides. So alkyl iodides are more reactive while alkyl fluorides are least reactive. Right, now the reactions of alkyl halides, कौन कौन से मेजर रिएक्शंस हैं जो कि अल्काइल हैलाइड्स देते हैं। तो नंबर 1 इज़ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोज रिएक्शंस इन विच हैलोजन ऑफ एन अल्काइल हैलाइड इज़ रिप्लेस्ड बाय एन अदर एटम आर ग्रुप ऑफ एटम। ऐसे रिएक्शन जिसमें अल्काइल हैलाइड का जो हैलोजन एटम है वो किसी दूसरे एटम से या ग्रुप ऑफ एटम से रिप्लेस होगा। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें अल्काइल हैलाइड का जो हैलोजन है वो रिप्लेस हो बाय न्यूक्लियोफाइल। जनरल पैटर्न ऑफ द रिएक्शन, अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास तीन चीज़ें हैं जिन पे हमने फोकस करना है। नंबर 1 इज़ NU नेगेटिव, ये आपके पास न्यूक्लियोफाइल होगा जो कि अटैक करेगा कार्बन के ऊपर जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा। और तीसरी चीज़ है लीविंग ग्रुप दैट इज़ L जो कि लीव करेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है जी, सबसे पहले हम ये देखेंगे
A nucleophile is an atom or molecule that donates an electron pair to make a covalent bond and it is also known as Lewis base। यानी एक ऐसी स्पीशीज जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है या अपनी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी देती है या जो रिच इन इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है वो आपके पास न्यूक्लियोफाइल है। Any ion or molecule with a free electron pair or at least one pi bond is a nucleophile। OH negative is a nucleophile and it can donate a pair of electrons to Lewis acid to form water molecule। The halogen, while not nucleophilic in diatomic form I2, are the nucleophiles as the ions। यानी ऐसे स्पीशी जो कि डायटॉमिक स्टेट में तो न्यूक्लियोफाइल नहीं है, लेकिन अगर वो एनाइंस बनाते हैं तो वो न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं। वाटर, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड एमोनिया आर ऑल द न्यूक्लियोफाइल। यानी एक ऐसा आयन, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर है या एटलीस्ट पाई बॉन्ड है तो वो न्यूक्लियोफाइल होगा, और इसमें फिर OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है। अब ये क्या करता है, लुईस एसिड के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं। ठीक है जी। SN2 reaction, that is the bimolecular nucleophilic substitution reaction। ये एक ही स्टेप के अंदर हो रहा है। OH नेगेटिव इज़ द न्यूक्लियोफाइल जो कि अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर और हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट डेवलप होगी, यानी एक दरमियानी हालत है जहाँ पर OH नेगेटिव इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है और ब्रोमीन डिपार्ट हो रहा है, वहाँ से अपना जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है वो विदड्रॉ कर रहा है। जब ब्रोमीन सेपरेट हो जाएगा तो OH नेगेटिव जो है वो अपना बॉन्ड कार्बन के साथ बना लेगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी उसमें इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऑल अराउंड जो हाइड्रोजन एटम्स की तरतीब है या बाकी जो एटम्स की तरतीब है वो स्टार्टिंग जो आपने रिएक्टेंट लिया उससे मुख्तलिफ होगी। तो इस चीज़ को हम इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन कहते हैं, यानी इन्वर्टेड प्रोडक्ट हमें मिलेगी जो कि 100% होगी। कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 1 इज़ काइनेटिक्स। काइनेटिक्स में हम ये देखेंगे कि हमारे पास ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा जो कि हमें पता चलता है रेट लॉ से या रेट इक्वेशन से। रेट इज़ इक्वल टू के, दैट इज़ द रेट कांस्टेंट, इनटू RX इनटू न्यूक्लियोफाइल। मैकेनिज्म दैट इज़ वन स्टेप। अटैक और जो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल था और लिविंग ग्रुप थे वो एक ही स्टेप में हो रहे थे। स्टीरियोकेमिस्ट्री, बैक साइड अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, यानी जो न्यूक्लियोफाइल है वो वहाँ पे अटैक कर रहा है, उस डायरेक्शन में अटैक कर रहा है जो कि ऑपोजिट है लिविंग ग्रुप के। तो इस वजह से जो एटम की तरतीब है अराउंड द कार्बन वो उल्ट जाएगी या वो डिफरेंट हो जाएगी व्हेन वी कंपेयर इट टू स्टार्टिंग मटेरियल। सो इसको हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन। आइडेंटिटी ऑफ R, अनहिंडर्ड हैलाइड्स रिएक्ट फास्टर, यानी अगर आपके पास जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है उसके ऑल अराउंड लेस हिंडर्ड ग्रुप हैं, लेस बल्की ग्रुप हैं, तो वो SN2 रिएक्शन देंगे। SN1 रिएक्शन, हमारे पास टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है। फर्स्ट स्टेप के अंदर, अब क्योंकि ये रिएक्शन 2 स्टेप्स के अंदर होगा तो फर्स्ट स्टेप के अंदर हम आयोनाइजेशन करेंगे। हमारे पास टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनेगा और साथ में
क्लोराइड आयन बनेगा। अब क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऑल अराउंड जो है वो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, तो आपके पास जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है इट मस्ट बी हिंडर्ड। तो उस अटैक को फेवरेबल करने के लिए हम फर्स्ट स्टेप के अंदर आयनाइजेशन करवाएंगे और आपके पास टर्शी कार्बोकेटाइन जो है वो बनेगा। सेकेंड स्टेप के अंदर जो है वो न्यूक्लियोफाइल अटैक है और इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब हम लेफ़्ट साइड से ज़रा इसको डिस्कस करते हैं। हमारे पास OH नेगेटिव है, अगर वो लेफ़्ट साइड से अटैक करता है तो ये आपके पास इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन होगी और इसमें आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो स्टार्टिंग मटेरियल के ऑपोजिट होगी। और अगर ये अटैक राइट हैंड से करता है तो देयर वुड बी ए रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन और आपके पास वही प्रोडक्ट बनेगी, उसमें एटम्स की तरतीब सेम होगी जैसे कि हमने स्टार्टिंग मटेरियल में लिया था। अब यहाँ पे दो टर्म्स आई हैं, इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन और रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन। अगर हम लीविंग ग्रुप जो है उसकी जगह पे कमिंग न्यूक्लियोफाइल अटैच करते हैं सेम उसी पोजीशन के ऊपर जहाँ पे लीविंग ग्रुप निकला है, तो बाकी कार्बन के ऑल अराउंड एटम्स की तरतीब सेम रहेगी, तो इसको कहते हैं रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन। अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल ऑपोजिट डायरेक्शन से अटैक कर रहा है तो फिर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऑल अराउंड एटम्स की तरतीब डिफरेंट हो जाएगी जब हम इसको कंपेयर करेंगे स्टार्टिंग मटेरियल से। तो इसको हम इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन कहते हैं। तो 50% इन्वर्टेड प्रोडक्ट होगी और 50% रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन। Characteristics number 1 is kinetics, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब ये रिएक्शन दो स्टेप के अंदर हो रहा था, लेकिन जो पहला स्टेप है वो स्लो स्टेप था एंड वही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप था। सो हमारे पास रेट इक्वेशन जो है वो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू Rx। मैकेनिज्म इट टेक प्लेस इन टू स्टेप्स। स्टीरियोकेमिस्ट्री दैट इज द ट्राइगोनल प्लेनर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट इज फाउंड। रेसमाइजेशन एट अ सिंगल स्टीरियोजेनिक सेंटर मीन्स हमारे पास 50% इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन एंड 50% रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन। तो और ये दोनों जो प्रोडक्ट हैं ये ऑपोजिट हैं इन कन्फिगरेशन, तो वो रेसिमिक मिक्सचर बनाते हैं। हमारे पास जो मोर सब्सटीट्यूटेड अल्काइल हैलाइड्स हैं दे रिएक्ट फास्टर, मीन्स कि हमारे पास अगर टर्शी कार्बोकेटाइन होगा दैट वुड बी द आइडियल चॉइस फॉर SN1 रिएक्शन। तो जितने बीटा एलिमिनेशन, a chemical reaction in which atom or groups are lost from adjacent atom resulting in a new pi bond, यानी एक कार्बन से हम हेलोजन को निकालेंगे और दूसरे कार्बन से हम हाइड्रोजन एटम को निकालेंगे। तो इन दोनों एटम्स के निकलने की वजह से हमारे पास एक नया पाई बॉन्ड आ जाएगा,
तो दिस इज़ कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। अब क्योंकि ये एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे हो रही है इसलिए इसे बीटा एलिमिनेशन कहा जाता है। E2 एलिमिनेशन। अब E2 के अंदर हम सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हमने SN2 किया था, हमारे पास जो बेस होगी इट एक्सट्रैक्ट्स प्रोटॉन फ्रॉम वन कार्बन दैट इज़ द बीटा कार्बन, और अल्फ़ा कार्बन से ब्रोमीन निकलेगा तो हमारे पास अल्कीन बन जाएगा दैट इज़ CH2 डबल बॉन्ड CH2। E1 एलिमिनेशन रिएक्शंस। अब ये रिएक्शन भी जो है वो 2 स्टेप्स के अंदर होता है, और इसका जो पहला स्टेप है वो सेम बिल्कुल इसी तरीके से है जिस तरीके से हमने SN1 रिएक्शन में किया था। यहाँ पर हम आयनाइजेशन करेंगे और आयनाइजेशन के रिज़ल्ट में हमारे पास टर्शी कार्बोकेटाइन बनेगा और क्लोराइड आयन रिलीज़ होगा। तो इस आयन को हम जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर कार्बोकेटाइन कह रहे थे। अब सेकंड स्टेप जो है उसमें हमारे पास जो बेस होगी दैट वुड एक्सट्रैक्ट H फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन, और एडजेसेंट कार्बन तीनों इक्वल प्रोबेबिलिटी रखते हैं, किसी भी एक कार्बन से वो प्रोटॉन या हाइड्रोजन निकाल सकती है। सो हमारे पास वाटर बनेगा और CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, तो हमारे पास अल्कीन बनी। एक कार्बन के साथ 2 मिथाइल अटैच हैं और साथ में एक वो कार्बन डबल बॉन्ड बना रही है मिथाइलिन के साथ। वुड सिंथेसिस एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें 2 मोल ऑफ मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट करते हैं 2 मोल ऑफ सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, और आपके पास बनता है ईथेन और साथ में 2 सोडियम क्लोराइड। अब ये जो रिएक्शन है ये आपके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के रिज़ल्ट में होता है, जो कि अब हम मैकेनिज़्म में डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट, मिथाइल क्लोराइड, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया जिसकी वजह से मिथाइल क्लोराइड डिकम्पोज हुआ। सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के रिज़ल्ट में आपके पास क्लोराइड आयन बना और साथ में मिथाइल
रेडिकल, फ्री रेडिकल। सोडियम ने अपना एक और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र दिया, यानी एक और सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुई, और इसने मिथाइल क्लोराइड में से मिथाइल को एक्सट्रैक्ट किया, इथेन बनाया, और साथ में एक और सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल बन गया। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, आपने एन प्रोपाइल क्लोराइड लिया, उसको रिएक्ट करवाया HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, तो हमारे पास हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में वो रिड्यूस करेगा, और उसके रिज़ल्ट में आपके पास प्रोपेन बनेगा, जबकि आपके पास जिंक क्लोराइड। यहाँ पे आपने 2 मोल ऑफ HCl यूज़ करना है, और सिमिलरली वी वुड हैव 2 मोल ऑफ एन प्रोपाइल क्लोराइड। तो हमारे पास 2 मोल ऑफ प्रोपेन बनेगा, साथ में 1 मोल ऑफ जिंक क्लोराइड। तो एटॉमिक फॉर्म में जो हाइड्रोजन होगी वो रिड्यूस करेगी। रिएक्शन विद सोडियम लेड एलॉय, हमने मिथाइल क्लोराइड लिया और उसको सोडियम लेड पाउडर एलॉय के साथ रिएक्ट करवाया, उसके रिज़ल्ट में हमारे पास टेट्रा मिथाइल लेड बना, और साथ में 4 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। अगर आप टेट्रा इथाइल लेड बनाना चाहते हैं तो उसको इथाइल क्लोराइड के 4 मोल के साथ रिएक्ट करवाएं सोडियम लेड एलॉय को, आपके पास टेट्रा इथाइल लेड बनेगा, और साथ में सोडियम क्लोराइड। ज़रा ये करेक्शन नीचे कर लीजिएगा, दिस इज़ द टेट्रा इथाइल लेड, जो कि एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है।